हेलो स्टूडेंट, हमने इससे पिछले वीडियो में अब तक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात क्लियर कर ली है। आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो है होमोलोगस सीरीज। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम होमोलोगस सीरीज के बारे में आपको बताएंगे। तो देखिएगा, आज हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज। तो जैसे ही नेम से ही क्लियर है, होमोलोगस, होमो मतलब सेम, ग्रुप, तो जहां पर सेम ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच अ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। ध्यान दें, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ऐसा ग्रुप जिसमें एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो ध्यान रखें, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच अ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप। ध्यान दें, फंक्शनल ग्रुप, पर्टिकुलर मतलब एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोलोगस कहते हैं। तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो होमोलोगस वो होते हैं जिनमें एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप होता है, वो आपके होमोलोगस कहलाते हैं। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, आपकी ये जो होमोलोगस सीरीज बनेगी, इस होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर होंगे उनको हम बोलते हैं होमोलोगस। क्या बोलेंगे उनको, होमोलोगस। तो ध्यान दे, आपके होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर है वो क्या कहलाएंगे, होमोलोगस कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन कर दूं, हमें पता है कि एल्केन का सबसे पहला मेंबर होता है मीथेन, ये इसका फर्स्ट मेंबर है। मैं लिख देता हूं, ये फर्स्ट मेंबर है। तो इसका सेकंड मेंबर कौन सा होगा, C2H6 इथेन। तो बताओ इसका थर्ड मेंबर कौन सा होगा, C3H8, ये इसका थर्ड मेंबर होगा। और इसका फोर्थ मेंबर कौन सा होगा, C4H10 ब्यूटेन। अब आप देखो, पहला मेंबर मीथेन है, दूसरा मेंबर C2H6 है, तीसरा C3H8 है, चौथा C4H10 है। अब मैं इन दोनों में डिफरेंस की बात करूं तो बताओ इन दोनों के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है। तो बताओ, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ दो कार्बन है, तो एक कार्बन का डिफरेंस हुआ। यहाँ 6 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हुआ। तो बताओ फर्स्ट दो मेंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस हुआ, CH2। ऐसे अब आपको सेकंड और थर्ड में आइडेंटिफाई करना है। तो बताओ थर्ड और सेकंड में भी कितने का डिफरेंस होगा, CH2 का। ऐसे भी आप थर्ड और फोर्थ में आइडेंटिफाई करो, तो बताओ थर्ड और फोर्थ में भी कितने का डिफरेंस होगा, CH2 का। कहने का मतलब आप देखो सभी में डिफरेंस आपके कितने का आ रहा है, CH2 का आ रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि होमोलोगस सीरीज में जो होमोलोगस होते हैं, तो टू सक्सेसिव होमोलोगस जो हैं उनके बीच में कितने का डिफरेंस होता है सर, CH2 का डिफरेंस होता है। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि इनके बीच में जो मोलिकुलर वेट है वो कितने का डिफरेंस होता है, 14 का। कैसे, एक कार्बन है तो 12, दो हाइड्रोजन है तो 2, 12 प्लस 2 कितना हो गया, 14। तो बताइएगा आपके होमोलोगस सीरीज के जो टू सक्सेसिव होमोलोगस है उनके बीच में कितने मोलिकुलर वेट का डिफरेंस होता है, 14 का। और उनके बीच में किस मोलिकुलर यूनिट का डिफरेंस होता है, CH2 का। इसे हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। हाँ, तो अब हम यहाँ से कुछ होमोलोगस सीरीज के कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो कैरेक्टर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, तो सबसे पहला हम लेते हैं जनरल फॉर्मूला। अब आप बताओ, ये एक होमोलोगस सीरीज है, और कौन सी होमोलोगस सीरीज है, ये एल्केन की होमोलोगस सीरीज है। तो बताओ इसके जितने भी मेंबर है, इन सब मेंबर्स का फॉर्मूला सेम होगा, डिफरेंट होगा, सभी का फॉर्मूला सेम होगा। तो आप क्या लिखोगे, जनरल फॉर्मूला सेम। अब आती है बात नंबर 2, GMP। GMP से मतलब है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अर्थात इनको बनाने के मेथड। तो ध्यान दें, आपके जो होमोलोगस सीरीज के जितने भी ये होमोलोगस हैं, इन सबको एक ही मेथड से बनाया जा सकता है। तो इन सबके GMP जो होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। जैसा मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा एल्कीन, और एल्कीन पर जब हम H2 को जोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं रिडक्शन या हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन बोल दो या रिडक्शन बोल दो। तो जब एल्कीन पर हम H2 को ऐड करेंगे तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं या हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। तो जब एल्कीन पर H2 जुड़ेगा तो आपको पता है एल्कीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कोई सी भी एल्कीन लेकर एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अर्थात हम इथेन भी बना सकते हैं, प्रोपेन भी बना सकते हैं, ब्यूटेन भी बना सकते हैं, हेक्सेन भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब सभी के जीएमपी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब आती है बात नंबर थर्ड, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ध्यान रखना होमोलोगस सीरीज की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी हमेशा क्या होती है, सेम होती है। वो भी हमेशा क्या होती है, सेम होती है। जैसा एक मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने पढ़ा था कि जितने भी आपके एसिड होते हैं वो सभी एसिड एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो देखो एसिड, अगर मैं एसिड की रिएक्शन कराऊंगा एक्टिव मेटल, आपको पता है एक्टिव मेटल से मतलब क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम। तो बताओ कौन सी गैस लिबरेट करेंगे, H2 गैस लिबरेट करेंगे। तो आपके जितने भी एसिड हैं वो सब एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके H2 गैस रिलीज करते हैं। तो जैसे मैंने ले लिया मेथेनॉल, जैसे मैंने ले लिया एथेनॉल, जैसे मैंने ले लिया प्रोपेनॉल। तो आपको पता है इनमें से कोई सा भी अल्कोहल ले लीजिएगा आप लोग, सभी अल्कोहल जो है वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या रिलीज करेंगे, H2 गैस रिलीज करेंगे। तो इसका मतलब देखो सभी की केमिकल प्रॉपर्टी क्या हुई, सेम हुई। तो अभी हमने पढ़ा कि जनरल फॉर्मूला सबका सेम है, जीएमपी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबका सेम है, और इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं नंबर 4, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ध्यान दें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कभी भी सेम नहीं होगी। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमेशा क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट क्यों होती है या उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी से मतलब है कि आपका जो कंपाउंड है उसके बाहर से प्रॉपर्टी दिखने से वो कैसा है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी का पार्ट है और हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट हमेशा मोलिकुलर वेट बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है या इंक्रीज होता है। तो अब आप देखो, एक मैं लूँ एग्जाम्पल मिथेन का, एक एग्जाम्पल लूँ मैं इथेन का, एक एग्जाम्पल लूँ मैं आपके प्रोपेन का। तो बताओ इनमें बॉइलिंग पॉइंट का क्या डिफरेंस होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे इधर जाने पर आपके क्या हो रहा है, मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ध्यान रखें फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है आपके होमोलोगस सीरीज की वो कभी सेम नहीं होती, वो डिफरेंट होती है, बट उनमें एक कंटिन्यूअस डिफरेंस आता जाता है। अब हम बात करते हैं जीएम जनरल फॉर्मूला हो गया, जीएमपी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। नंबर 5 में अगर मैं बात करूं तो आपके 2 सक्सेसिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, कि आपके होमोलोगस सीरीज के 2 जो सक्सेसिव मेंबर है उनके मोलिकुलर वेट में जो डिफरेंस आता है वो कितने का आता है, 14 का आता है। जो मैंने भी कहा था कि उनके मोलिकुलर फॉर्मूले में CH2 का डिफरेंस है, तो उनके मोलिकुलर वेट में कितने का डिफरेंस होगा, 14 का। और ऐसे ही नंबर 6 की बात करें तो 2 सक्सेसिव मेंबर जो आपके होमोलोगस सीरीज है उनके अंदर जो मोलिकुलर फॉर्मूला है उसमें कितने का डिफरेंस आता है, CH2 यूनिट का डिफरेंस आता है। अर्थात एक होमोलोगस से नेक्स्ट होमोलोगस में जाएंगे तो वहां पर आपका जो फॉर्मूला है वो CH2 यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वहां पर मोलिकुलर जो वेट है वो 14 इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा CH3 ये है आपके इथेन। अब मैं इसका नेक्स्ट होमोलोगस सीखना चाहता हूं, तो बताओ इसका नेक्स्ट होमोलोगस क्या होगा, जिसके मोलिकुलर वेट में 14 का डिफरेंस हो जाएगा और इसके जो मोलिकुलर फॉर्मूला उसमें CH2 यूनिट बढ़ जाएगी। तो बताओ क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और CH3। तो देखो ये यूनिट इंक्रीज हो गई, ये प्रोपेन बन जाएगा। तो ये इसका क्या कहलाएगा, होमोलोगस सीरीज। तो वैसे पहला होमोलोगस सीरीज हम ले रहे हैं वो आपका होगा एल्केन सीरीज, सबसे कॉमन है, सब जानते हैं इसके बारे में। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। और इसका फर्स्ट जो मेंबर है, बताओ इस सीरीज का फर्स्ट जो आपका मेंबर है, फर्स्ट मेंबर से मतलब है इसका फर्स्ट होमोलोगस। तो बताओ इसका फर्स्ट होमोलोगस कौन सा होगा, CH4 मीथेन होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड सीरीज एल्कीन। बताओ एल्कीन सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n। ये एल्कीन सीरीज का फॉर्मूला हो जाएगा। और आपको पता है इसका फर्स्ट मेंबर कौन सा होगा,
तो बताओ इसके फर्स्ट मेंबर के लिए मैं n की वैल्यू n बराबर 2 रखूंगा, ये ध्यान रखना, गलती नहीं करें। एल्केन सीरीज में फर्स्ट मेंबर के लिए n इक्वल टू 1 रखा जाता है और एल्कीन सीरीज में फर्स्ट मेंबर के लिए n इक्वल टू 2 रखा जाता है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कभी डबल बॉन्ड नहीं होता और एटलीस्ट डबल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन होना जरूरी है, इसलिए हम n की वैल्यू 2 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, C2H4, ये आपका हो जाएगा, अर्थात इथीन आपका पहला होमोलोगस मेंबर होगा। अब इसमें मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए n इक्वल टू 3 ले लेता हूँ। बताओ n इक्वल टू 3 लूंगा तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, C3H, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा। अब आपके पास C3H6 बना है, मैं इसको 2 वे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं इसको 2 तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2 तरीकों में देखो कौन कौन से 2 तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इसको। पहला तो मैं इसको ले देता हूँ इस तरह से, यहाँ डबल बॉन्ड, मैं चाहूँ तो इसको इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, CH2 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 और ये। तो आप देखो ये जो आपने लिखा सिंपल फॉर्म में, इसको तो क्या कहते हैं, एल्कीन, तो ये तो एल्कीन हो गई। और मैंने इसको साइक्लिक फॉर्म में रखा तो इसको अपन क्या बोलेंगे, साइक्लो एल्केन, तो ये आपका साइक्लो एल्केन हो गया। तो अब आप देखो C3H6 फॉर्मूले से हम 2 टाइप के कंपाउंड बना सकते हैं, एक तो C डबल बॉन्ड C और एक हम बना सकते हैं इस तरह से रिंग। अब आप बताओ ये दोनों जो कंपाउंड है, तो इन दोनों कंपाउंड में क्या फंक्शनल ग्रुप सेम है? नहीं, इन दोनों कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। जबकि हमने होमोलोगस सीरीज के लिए कहा था कि ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ए पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप, उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। तो अब आप जरा देखो कि इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है। अगर इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों होमोलोगस सीरीज तो नहीं है, तो ये आपका होमोलोगस सीरीज का एग्जाम्पल नहीं है। तो फिर बताओ इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है आइसोमर्स का। तो अब हम आगे आपको आइसोमर्स के बारे में बताते हैं कि आइसोमर्स क्या होता है। तो देखिए मैं अब आपको आइसोमर्स के बारे में बताता हूं कि आइसोमर्स क्या होते हैं। तो ध्यान दे, होमोलोगस सीरीज तो वो होती है जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। आइसोमर्स के लिए क्या कहेंगे, तो आइसोमर्स की डेफिनेशन देख लीजिएगा, 2 or more than 2 compound, 2 or more than 2 compound which have same molecular formula, same molecular formula but different in structural formula, but different in स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या ऐसे कह सकते हैं स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट। तो क्या होता है आइसोमर्स, 2 और मोर देन 2 कंपाउंड जिनके अंदर मोलिकुलर फॉर्मूला जिनका सेम होता हो। तो ध्यान दे, आइसोमर्स वो होते हैं जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, या उनका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है अगर वो डिफरेंट है तो वो आपके क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाते हैं। तो अभी आपने देखा एल्कीन, तो आपने एल्कीन तो बनाया ये, और साइक्लो एल्केन बनाया आपने ये। तो आप देखो इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है। कैसे? इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला तो C3H6 है, तो देखो मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, बट दोनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है। दोनों को अलग अलग तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, इसलिए बताओ ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के आइसोमर्स। तो मैं यहां से आपके नोट नंबर 1 लिखता हूं। तो आपका नोट नंबर 1 क्या हो गया कि एल्कीन एंड साइक्लो एल्केन, एल्कीन और साइक्लो एल्केन बोथ आर आइसोमर्स, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, होमोलोगस नहीं होते हैं। अब मैं यहां से आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आइसोमर्स क्या होता है, होमोलोगस क्या होता है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया C और मैंने यहां लगा दिया डबल बॉन्ड एंड C ये लगा दिया मैंने। अब आपको बताना है रिलेशनशिप बिटवीन बोथ, रिलेशनशिप बिटवीन बोथ, आपको इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताना है कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। तो ये तो कंफर्म है कि दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा वही मोलिकुलर फॉर्मूला इसका भी होगा, और दोनों में फंक्शनल ग्रुप भी सेम है।
लेकिन लफड़ा यह है कि आप देखिएगा इन दोनों का जो स्ट्रक्चरल है वो डिफरेंट है। इन दोनों का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो क्या है, डिफरेंट है। तो बताओ ये बहुत एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, आइसोमर्स हो जाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखिएगा आप लोग, सी 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 ट्रिपल बॉन्ड सी एंड सी सी ट्रिपल बॉन्ड सी। अब आप बताओ रिलेशनशिप बिटवीन बोथ, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। तो जरा देखो इन दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है। दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये आइसोमर्स तो नहीं हो सकते। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो इसका मतलब ये किसी भी कंडीशन में आइसोमर्स नहीं हो सकते, क्योंकि आइसोमर्स के लिए कंडीशन है कि उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना कंपलसरी है। तो इसका मतलब आइसोमर्स तो नहीं है क्योंकि इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं है। अब आप देखो कि इसमें भी फंक्शनल ग्रुप और इसमें भी फंक्शनल ग्रुप सेम है, बट दोनों के फंक्शनल ग्रुप सेम है और कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, एल्काइन है। और देखो आप इसमें और इसके अंदर CH2 का डिफरेंस आ रहा है, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इनके मोलिकुलर वेट में 14 का डिफरेंस आ रहा है। तो बताओ जिनके मोलिकुलर वेट में 14 और या CH2 का डिफरेंस होता है और जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस। तो बताओ बोथ क्या होंगे, एक दूसरे के होमोलोगस होंगे। ऐसे ही मैं एक और टर्म आपको आइडेंटिफाई करना चाहता हूं। जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लिया और इसी के साथ मैंने एक कंपाउंड ये ले लिया। अब मैंने पूछा कि बताओ इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। तो दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है, दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप भी सेम है और दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है। ध्यान दे, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम है, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है। इसका मतलब इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब बताओ कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है तो इनको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल। तो बताओ ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइडेंटिकल कहलाएंगे। हाँ, तो अब हम बात करते हैं थर्ड, एल्काइन सीरीज, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब आती है बात इसका फर्स्ट मेंबर। तो इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा वो हो जाएगा C2H2, अर्थात हम यहाँ पर n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1, n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2। तो ये 2 2 2 जा 4, 4 - 2 हो जाएगा तो 2। अब बात करते हैं हम यहाँ पर C3H4। अब आप बताओ C3H4 मैंने लिया, इससे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो एक तो मैंने बना दिया ये, एक मैं इससे बना सकता हूं CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, और एक इससे मैं बना सकता हूं CH2 CH डबल बॉन्ड और CH, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आप देखो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो इसको तो अपन क्या बोलेंगे, एल्काइन। यहाँ 2 बार डबल बॉन्ड है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एल्काडाइन। डबल बॉन्ड को इन और 2 बार है तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे, डाइन। और ये जो है रिंग है तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे, साइक्लो। और डबल बॉन्ड है इसलिए क्या कहलाएगा, साइक्लोएल्कीन। तो ये साइक्लोएल्कीन होगी। अब आप देखो इन सभी का जनरल फॉर्मूला जो है वो सेम है, बट इन सबके जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। और वो डिफरेंट होने की वजह से ये साइक्लोएल्कीन है। और आप देखो एल्काइन, एल्काडाइन और साइक्लोएल्केन, इन सबके जनरल फॉर्मूले सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। तो ये सब एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स। अब बात आती है नंबर 4। नंबर 4 में आता है एल्किल हैलाइड सीरीज। तो हम नंबर 4 में एल्किल हैलाइड सीरीज की बात करेंगे। तो एल्किल हैलाइड सीरीज का फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसका फॉर्मूला मैं आपको बनाना सिखाता हूं। देखिए RH, ये क्या है, एल्केन। इसमें मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके X को ऐड कर दिया, जहां पर आपको पता है X इक्वल टू क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। अब आपने यहां से क्या किया, RH में H को हटाकर क्या ऐड कर दिया, एक X ऐड कर दिया। एक X को ऐड करने के बाद आपके पास जो फॉर्म आया वो आया RH। इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। अब देखो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो बताओ इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2 में से एक कम हो गया तो 1 रह जाएगा, और एक आपने क्या कर दिया, X। ये इसका जनरल फॉर्मूला है, सिंपल सा है, आपको इसे लर्न करने की जरूरत नहीं, आसानी से आप इसे बना सकते हो। अब आती है इसी के अंदर मैंने एग्जांपल ले लिया RCH3, ये एल्केन था।
और इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, CnH2n+2 है। अब मैंने क्या करूंगा, यहाँ से एक H को रिप्लेस करके एक X ऐड कर दूंगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, RCH2X। इसको कहा जाता है मोनोहेलाइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही हेलोजन है और एक हेलोजन होने की वजह से इसको कहा जाएगा मोनोहेलाइड। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1 और X, जो अपने पे जस्ट ऊपर पड़ा था। अब इसमें आगे क्या करेंगे, एक H को और रिप्लेस कर देंगे, एक और H रिप्लेस हो जाएगा और एक X और ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा RCHX2। अब की बार हेलोजन कितने हो गए, 2, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डाई हेलाइड। तो ये आपके डाई हेलाइड हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, वही CnH2n+1। अब ये +1 भी यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल +2n रह जाएगा और साथ में X2 हो जाएगा। अब मैं एक और H को रिप्लेस करके एक और X ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ से क्या होगा, अब ये जो H बचा हुआ ये भी रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर RCH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हेलोजन 3 हो गए, हेलोजन 3 हो गए तो इसको अपन क्या बोल देंगे, यहाँ से ट्राई हेलाइड बोल देंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल है, CnH2n होगा। अब यहाँ पर एक और हाइड्रोजन आपने रिमूव कर दिया, तो इसमें -1 हो जाएगा और X कितने हो जाएंगे, 3। इस प्रकार से ये ट्राई हेलाइड का फॉर्मूला हो जाएगा। ये सब हेलोजन के डेरिवेट्स हैं, मोनोहेलाइड्स, डाई हेलाइड्स एंड ट्राई हेलाइड्स, जिनके फॉर्मूले आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। मैंने इनके फॉर्मूले आपको बनाना सिखा दिया, आप इन्हें इजीली याद कर सकते हो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट हम 5 नंबर ले रहे हैं, अल्कोहल सीरीज। तो अब हम अल्कोहल सीरीज की बात करेंगे। अल्कोहल किसको बोलते हैं, जनरली OH जो ग्रुप है इसको अल्कोहल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बनाना सिखा देता हूं। तो देखिएगा आपका RH क्या है, एल्केन, तो ये एल्केन है। इस एल्केन में एक हाइड्रोजन को हटाकर क्या ऐड कर दो, OH ऐड कर दो, तो ये ROH लगा दिया, क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। अब आता हूं इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सी बात है, एल्केन के फॉर्मूले से इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो CnH2n+2 है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1। एक हाइपन हाइड्रोजन कम कर दिया तो +1 हो गया, और क्या ऐड कर दिया, OH, तो इस पर OH लगा दोगे, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब आप बताओ, इस फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूं, कैसे, CnH2n+, एक हाइड्रोजन पहले से था, एक और आपने ऐड किया, तो देखो क्या फर्क पड़ा, आपने एक हाइड्रोजन को हटाकर एक हाइड्रोजन वापस ऐड भी कर दिया, इसका मतलब हाइड्रोजन के नंबर में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, तो इसका मतलब Cn+2 हो जाएगा। और आपने एक्स्ट्रा क्या जोड़ा है, ऑक्सीजन, तो इस पर ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये आपके अल्कोहल के जनरल फॉर्मूले दोनों, ये भी अल्कोहल का फॉर्मूला है और ये भी अल्कोहल का फॉर्मूला है, दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, N बराबर हम 1 रखेंगे तो इसका फर्स्ट मेंबर, तो बताओ इसका फर्स्ट मेंबर क्या बनेगा, CH3OH मेथेनॉल। हाँ, मैं यहाँ पर N=3 का रखता हूँ और फिर चेक करता हूँ कि क्या होगा। तो N बराबर 3 रखने पर आपको पता है C3H8O ये बन जाएगा। अब जो आपकी C3H8O बना है, मैं इसको 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कैसे, CH3, CH2, CH2OH। तो देखिएगा ये इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। मैं इसको इस तरह से तो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, CH3, CH2O और CH3, ये भी इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप देखो, इन दोनों का जनरल फॉर्मूला तो सेम है, बट इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो सेम नहीं है, अर्थात दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ पर OH है, यहाँ पर OR है, तो इसको तो बोलते हैं अल्कोहल, OH को तो, और ये OR वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं ईथर। तो इसका मतलब इसमें दोनों में फंक्शनल ग्रुप भी अलग अलग है, अर्थात इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है। तो बताओ बोथ आर क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स। तो ध्यान रखना, अल्कोहल एंड ईथर आर आइसोमर। तो अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 6 सीरीज। नेक्स्ट 6 नंबर सीरीज जो आती है उसके अंदर आपका आता है कार्बोनिल सीरीज। तो कार्बोनिल सीरीज है, तो कार्बोनिल सिंबल किसका होता है, कार्बोनिल सिंबल होता है C+O। इस ग्रुप को बोला जाता है कार्बोनिल ग्रुप। और जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं उसके 2 पार्ट हैं। कौन कौन से 2 पार्ट हैं, एक पार्ट आपका है एल्डिहाइड का और एक पार्ट आपका किसका है, कीटोन का। अब एल्डिहाइड और कीटोन में भी क्या डिफरेंस है वो मैं बता दूं आपको।
एल्डिहाइड में वन साइड H होता है जबकि कीटोन में दोनों साइड ही R होता है, ये डिफरेंस है। अर्थात एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O के वन साइड H है, वन साइड R है, जबकि कीटोन में बोथ साइड क्या होगा, R ही होगा। अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो ध्यान दे, कार्बोनिल ग्रुप सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2nO, ये इसका फॉर्मूला है। कैसे याद करना है, बड़ा सिंपल है, इसको याद करना भी मैं आपको सिखा देता हूं। बताओ इसके अंदर डबल बॉन्ड है या नहीं है? डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मूला लिख दो। क्या होता है डबल बॉन्ड का फॉर्मूला? CnH2n, और इसमें एक एक्स्ट्रा क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, तो आप यहाँ क्या लगा दोगे, ऑक्सीजन। ये आपके कार्बोनिल सीरीज का फॉर्मूला हो गया। तो क्या फॉर्मूला हो गया, CnH2nO। अब हम बात करते हैं n इक्वल टू 1। अब बताओ मैं n इक्वल टू 1 रखूंगा तो क्या बनेगा, C यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर H2 हो जाएगा और ये O हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा तो किस फॉर्म में लिखूंगा, HCHO, जो कि एक एल्डिहाइड है, अर्थात यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब कीटोन के लिए n की वैल्यू 1 नहीं होगी। अब मैं यहाँ रख देता हूँ n की वैल्यू 3। जैसे मैं n की वैल्यू 3 रखूंगा, C3H6O, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है, इस मोलिकुलर फॉर्मूले से मैं दो चीज बनाता हूँ। एक बार तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CH2 और CHO, और एक बार मैं इसको लिख सकता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। अब आप देखो ये जो लिखा है CHO, इसको तो बोला जाता है एल्डिहाइड, और जो ये CO वाला ग्रुप लिखा है तो इसको बोला जाता है कीटोन। अब आप बताओ, दोनों के जनरल फॉर्मूले तो क्या है, सेम है, जनरल फॉर्मूला सेम है, बट इन दोनों का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि एक के अंदर है CHO और एक के अंदर है CO, तो दोनों के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम नहीं है, बट जनरल फॉर्मूला सेम है। तो बताओ हम दोनों को क्या बोलेंगे, आइसोमर। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर आइसोमर टू ईच अदर, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं, क्योंकि इनका जनरल फॉर्मूला सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम नहीं है। अब एग्जाम में यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि कीटोन के लिए एटलीस्ट नंबर ऑफ कार्बन, कीटोन के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन फॉर कीटोन, अर्थात कीटोन सीरीज को बनाने के लिए एटलीस्ट हमें कितने कार्बन की रिक्वायर्ड होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3, क्योंकि 1 कार्बन और 2 कार्बन पर कीटोन पॉसिबल नहीं है। कीटोन जो अगर आपको बनाना है तो उसके लिए n की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, 3 आपको पुट करनी पड़ेगी। तो अगर एग्जामिनर कभी आपसे पूछ ले कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन फॉर कीटोन, तो उसका आंसर कितना होगा, 3। इसी के साथ आपका एक कार्बोनिल सीरीज भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट सीरीज की बात, तो अब हम नेक्स्ट 7 नंबर लेते हैं, और नेक्स्ट 7 नंबर में आपका आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज। कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज में इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला C डबल बॉन्ड OOH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज में कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड OH। ध्यान दे, आप लोगों को मैं जितने भी फॉर्मूले बता रहा हूं, इन सब फॉर्मूलों को आपको याद करना है पहले, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि आपकी ये एक प्रकार से फर्स्ट क्लास है, इसलिए आपके पास जो नई चीज आ रही है उनके बारे में आप थोड़ा ध्यान दें। तो ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है C डबल बॉन्ड OH। अब हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनाते हैं, तो वही बात है कि इसमें भी डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तो फॉर्मूला बनेगा CnH2n, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अब आप देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 1 1 2 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर इसको O2 लिख देंगे। तो बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2nO2। अब हम यहाँ पर n की वैल्यू पुट करते हैं फर्स्ट। अगर n की वैल्यू फर्स्ट पुट करेंगे तो CH2O2 हो जाएगा, और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये आपका फर्स्ट मेंबर हो गया। अब मैं यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, तो बताओ n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H4O2 हो जाएगा। अब C2H4O2 हो जाएगा तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ऐसे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, या मैं इसको चाहूं तो इस तरह से भी लिख सकता हूं H C डबल बॉन्ड O और CH3। इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, अर्थात मैंने इस फॉर्मूले को 2 टाइप से रिप्रेजेंट किया है, एक ये टाइप है, एक ये टाइप है। अब आप बताओ इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम है,
बट इन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर O के बाद H है, यहाँ O के बाद CH3 है। तो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। तो बताओ ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे? आइसोमर्स। तो बोथ आर आइसोमर्स। तो ये तो है एसिड और ये है एस्टर, तो हम बोलेंगे एसिड एंड एस्टर आर आइसोमर। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, सबसे पहले एस्टर सीरीज की मैं बात कर दूं, इसी में मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से एस्टर सीरीज। तो बताओ एस्टर सीरीज के लिए क्या n की वैल्यू 1 हो सकती है? तो ध्यान रखना, एस्टर सीरीज के लिए n की वैल्यू 1 कभी भी नहीं होगी। अर्थात एस्टर सीरीज के लिए एट लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन फॉर एस्टर सीरीज। तो बताओ अगर एस्टर सीरीज के लिए मैं नंबर ऑफ कार्बन पूछूं तो कितने होंगे? 2। अर्थात एस्टर सीरीज के स्टार्ट करने के लिए कम से कम जो कार्बन है वो कितने चाहिए? 2 चाहिए, या मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन फॉर एस्टर सीरीज इक्वल्स टू 2। अब यहां से मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि थर्ड मेंबर ऑफ नंबर ऑफ कार्बन इन थर्ड मेंबर ऑफ एस्टर सीरीज। आप लोगों को एस्टर सीरीज के थर्ड मेंबर में नंबर ऑफ कार्बन बताने, अर्थात एस्टर सीरीज का मैं तीसरा मेंबर लूं तो उस तीसरे मेंबर में नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? तो हमें सीधी सी बात है कि यहां पर फर्स्ट मेंबर के लिए नंबर n की वैल्यू 2 होती है फर्स्ट के लिए। तो बताओ सेकंड के लिए कितनी हो जाएगी? 3। तो बताओ फिर थर्ड के लिए कितनी हो जाएगी? 4। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? n की वैल्यू 4। अर्थात इसके अंदर जो भी मेंबर आपसे पूछा जाएगा उसमें +1 आपको करना होगा। ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन मैं आपको यहां से कराना चाहता हूं कि द थर्ड मेंबर ऑफ एस्टर सीरीज। आपको एस्टर सीरीज का थर्ड मेंबर बताना है। मैं 4 ऑप्शन रख रहा हूं, उन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि एस्टर सीरीज का थर्ड मेंबर, मतलब एस्टर सीरीज का थर्ड मेंबर कौन सा है। तो जैसे मैंने लिखा फर्स्ट वाला ये, मैंने सेकंड ऑप्शन लिख दिया आप लोगों के लिए ये, और थर्ड ऑप्शन मैंने रख दिया आप लोगों के लिए ये, और फोर्थ ऑप्शन हमने आपके लिए रख दिया ये। आपको बताना है इनमें से कि थर्ड मेंबर ऑफ सीरीज, इस सीरीज का थर्ड मेंबर कौन सा होगा एस्टर सीरीज का। तो देखो ये फोर्थ वाला आंसर तो नहीं होगा क्योंकि तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है। अब इन्हीं में से आपको बताना है। तो देखो थर्ड मेंबर की बात वो कर रहा है, और मैंने भी कहा था कि एस्टर सीरीज के थर्ड मेंबर का मतलब है एक कार्बन उसमें बढ़ा देंगे, तो n+1 रो में रखेंगे। तो n की वैल्यू 3 है तो उसमें एक ऐड कर देंगे तो कौन सा हो गया? 4। अर्थात आपको थर्ड मेंबर निकालने के लिए कम से कम कितने कार्बन की रिक्वायर्ड होगी? 4। तो पहले में कितने कार्बन है? 2, इसलिए गलत। दूसरे में कितने कार्बन है? 1, 2, 3, इसलिए गलत। तीसरे में कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4। तो आंसर क्या होगा? थर्ड। इसी के साथ आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं 8 नंबर। तो नेक्स्ट आपका आता है अमाइन सीरीज। नेक्स्ट आपका आता है कौन सा? अमाइन सीरीज। अमाइन सीरीज है तो अमाइन का फॉर्मूला होता है NH2। ये अमाइन सीरीज का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला भी सिंपल है, आपको रटना नहीं है, मैं सिंपल एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो RH हाइड्रोकार्बन है, इसमें से आप हाइड्रोजन को हटाकर क्या लगा दो? वहां पर NH2 लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा? RNH2। ये बन गया। अब आप देखो ये क्या है? एल्केन। तो ये एल्केन है। क्या होता है एल्केन का फॉर्मूला? CnH2n+2। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ये आपका अमाइन है, तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला? सिंपल सी बात है, आपने एक H को कम किया तो CnH2n+1 और उस पर क्या ऐड किया? NH2। अब आप बताओ एल्कोहल की तरह इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? आपने एक H को हटाकर 2 H लगाए, तो एक H आपने हटाया वो भी लगा दिया, प्लस एक एक्स्ट्रा H ऐड किया, अर्थात इसमें आपने एक H एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। तो बताओ मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या? CnH2n+3 और n, आपने एक H एक्स्ट्रा बढ़ा दिया तो 2 की जगह कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये अमाइन का जनरल फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं इसका फर्स्ट मेंबर।
तो यहाँ से फर्स्ट मेंबर के लिए n इक्वल टू 1 रख देंगे, वो क्या हो जाएगा C1H, 2 1 2 और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 और n, तो इसका फर्स्ट मेंबर हो जाएगा CH3NH2। अब मैं यहाँ पर n की वैल्यू 4 पुट कर देता हूँ। बताओ अगर n की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो क्या बनेगा, तो n की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो C4H कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और 3 11 n, तो ये C4H11n हो जाएगा। अब आप देखो C4H11 जो हो रहा है इसको हम किस फॉर्म से लिख सकते हैं, तो मैंने इसको लिखा CH3 CH2 CH2 और CH2 और NH2। पहला तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। मैं चाहूं तो इसको इस तरह से भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि CH3 CH2 CH NH और CH3। मैं चाहूं तो इसको इस तरह से तो रिप्रेजेंट कर सकता हूं CH3 CH2 N CH3 और CH3। ये इसका 3 टाइप का रिप्रेजेंटेशन है। अब आप देखो, अब यहां से हम बात करते हैं नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन केवल वन साइड कार्बन से लगा हुआ तो इसको बोला जाता है 1 डिग्री अमाइन। आप देखो ये नाइट्रोजन आपके 2 साइड कार्बन से लगा हुआ तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन। और ऐसे आप देखो ये नाइट्रोजन आपके 3 साइड कार्बन से लगा हुआ तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन। अब आप देखो इन सभी का जनरल फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन इन सभी का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। तो बताओ ये सभी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, आइसोमर्स। तो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन आर आइसोमर्स टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि इन सबके जनरल फॉर्मूला सेम है, बट इन सभी के जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो डिफरेंट है, इसलिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस आर द आइसोमर्स। हाँ, अब एक चीज मैं बता दूं आपको कि नाइट्रोजन की जो डिग्री है ना वो अकॉर्डिंग टू कार्बन डिसाइड की जाती है, अर्थात एक नाइट्रोजन के अराउंड कार्बन कितने हैं उसी से नाइट्रोजन की डिग्री डिसाइड होगी। जैसे देखो यहाँ नाइट्रोजन के 1 साइड कार्बन है तो 1 डिग्री, यहाँ नाइट्रोजन के 2 साइड कार्बन है तो 2 डिग्री, यहाँ नाइट्रोजन के 3 साइड कार्बन है तो 3 डिग्री हो जाता है। अब मैं यहाँ से एक एग्जाम्पल कराता हूँ। एग्जाम्पल यह है कि आपके पास है डाई मिथाइल अमाइन। डाई मिथाइल अमाइन क्या है आपके पास, डाई मिथाइल अमाइन। आपको डाई मिथाइल अमाइन का हायर होमोलोगस बताना है। क्या बताना है आपको, डाई मिथाइल अमाइन का हायर होमोलोगस। तो सबसे पहले तो आपको डाई मिथाइल अमाइन के बारे में पता होना चाहिए, तो मैं इसके ऑप्शन दे देता हूं आप लोगों को। तो मेरा पहला ऑप्शन तो है ये, दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के लिए ये, और तीसरा ऑप्शन है आप लोगों के लिए ये, और चौथा ऑप्शन है आप लोगों के लिए ये। अब आपको बताना है कि डाई मिथाइल अमाइन का हायर होमोलोगस कौन सा होगा। तो पहले तो हमें डाई मिथाइल अमाइन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो डाई मिथाइल अमाइन का स्ट्रक्चर होता ही है, ये डाई मिथाइल अमाइन का स्ट्रक्चर है। अब आप देखो एन नाइट्रोजन के दोनों साइड क्या है, मिथाइल है। तो बताओ ये कौन सा डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ। कौन सा अमाइन हुआ, 2 डिग्री अमाइन हुआ। अब आप देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, होमोलोगस। हमें पता है कि होमोलोगस वो होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, अर्थात फंक्शनल ग्रुप सेम होना जरूरी है। अब आप देखो यहाँ पर कौन सी डिग्री नाइट्रोजन है, 2 डिग्री, तो इसका मतलब इसका होमोलोगस वही होगा जिसमें भी 2 डिग्री कार्बन 2 डिग्री नाइट्रोजन होगा और उसके बीच में CH2 का डिफरेंस होगा। तो जरा आप देखो ये नाइट्रोजन आपका कौन सा हुआ, 3 डिग्री, इसलिए गलत। ये नाइट्रोजन आपका कौन सा हुआ, 1 डिग्री, इसलिए गलत। आप देखो ये नाइट्रोजन कौन सा हुआ, 2 डिग्री। अब ये नाइट्रोजन भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। अब क्या इनके बीच में CH2 का डिफरेंस है, बिल्कुल है। आप देखो यहाँ 2 कार्बन है, वहां 3 कार्बन है, तो इसका मतलब ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, और इन दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूले में CH2 या 14 का डिफरेंस है। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी। इसी के साथ आपका ये अमाइन सीरीज भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सीरीज। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 9 अमाइड सीरीज। तो नेक्स्ट हम 9 में बात करेंगे अमाइड सीरीज का। क्या होता है अमाइड का फॉर्मूला, तो सिंपल सा अमाइड का फॉर्मूला C डबल बॉन्ड ONH2, ये अमाइड का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला इसका ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला, और इसका जनरल फॉर्मूला अगर है तो वो क्या होगा, CnH2n+1NO, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। तो बताओ इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा, तो n की वैल्यू क्या रख देंगे, 1।
तो C1H2 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा NO। ये इसका फर्स्ट मेंबर हो गया, जिसको हम कैसे लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2। ये इसका लिखने का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होगा। तो देखो इसमें 1 था, मैं मिस्टेक की है, ये हो जाएगा। तो एमाइड सीरीज का फर्स्ट मेंबर आपका ये हो गया। अब मैं यहाँ पर N की वैल्यू क्या करता हूँ 4 रख लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा C4H कितने 4 2 जाएगा 19 NO। इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं 4 कार्बन के फॉर्म में 1 2 3 4 और ये लिख दिया मैंने। अब बताओ मैं इसको इस तरह से तो रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एक कार्बन को यहां लिख दो, मैं इसको इस तरह से तो रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि 2 कार्बन में इधर लिख दूं। और मैंने अभी जस्ट इससे पहले अमाइन में कहा था कि नाइट्रोजन की डिग्री कार्बन से डिसाइड होती है। तो अब आप देखो इस नाइट्रोजन के 1 साइड कार्बन है तो इसको हम क्या बोलेंगे 1 डिग्री अमाइड। अब बताओ इस नाइट्रोजन के दोनों साइड है तो इसको क्या बोलेंगे 2 डिग्री अमाइड। इस नाइट्रोजन में 3 साइड है तो इसको क्या बोलेंगे 3 डिग्री अमाइड। अब आप देखो सभी अमाइड का जनरल फॉर्मूला सेम है, बट सभी का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम नहीं है। तो बताओ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड्स आर क्या हो जाएंगे आइसोमर्स। तो ध्यान रखना 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइड्स आर द आइसोमर टू ईच अदर। और नेक्स्ट करते हैं 10th नंबर नाइट्रो सीरीज। नाइट्रो बोलते हैं हम किसको NO2 को। इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, जैसे मेरे पास था ये RH एल्केन, यहां से क्या करूंगा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके NO2 ऐड कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा RNO2। ये आपका बन गया नाइट्रो सीरीज। तो आपकी कौन सी सीरीज हो गई नाइट्रो एल्केन हो गया ये। अब आप देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा CnH2n+1, क्योंकि आपने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और क्या ऐड कर दिया NO2, तो यहाँ क्या लग जाएगा NO2। तो इसका फर्स्ट मेंबर, तो N की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1, तो बताओ इसका फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा CH3NO2। इसी के साथ ये आपका नाइट्रो सीरीज भी कंप्लीट होती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सीरीज। नेक्स्ट हम करते हैं 11 नंबर एल्कीन सीरीज। इससे एक बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। ये एक स्पेशल सीरीज है, कैसे मैं बता दूं आपको। एल्कीन, इन का मतलब ENE और आइन YNE, अर्थात डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को कंबाइंड करके हमने एल्कीन सीरीज बनाया है। इसका जनरल फॉर्मूला तो सिंपल सा है, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-4 होगा। ये इसका जनरल फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देखो इसका फर्स्ट मेंबर, तो N की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम 1, नहीं ये गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पर इसका फर्स्ट मेंबर आपको बनाना पड़ेगा कि इसका फर्स्ट मेंबर क्या है, क्योंकि N की वैल्यू पुट करके आप इस सीरीज को ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि एक कार्बन पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों पॉसिबल नहीं है। तो इसका फर्स्ट मेंबर मैं बनाता हूं, तो मैं इसका आपको फर्स्ट मेंबर बनाना सिखाता हूं। देखो एल्कीन है तो एल्कीन का फर्स्ट मेंबर होगा ये, एल्काइन है और एल्काइन का फर्स्ट मेंबर होगा ये। आप इन दोनों को ऐड कर दो, ये आपका फर्स्ट मेंबर हो गया। तो याद रखें एल्कीन सीरीज का फर्स्ट मेंबर होगा जिसमें एक डबल बॉन्ड भी हो और एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो। तो आपको पता है एल्कीन सीरीज का फर्स्ट मेंबर है एथीन और एल्काइन सीरीज का फर्स्ट मेंबर है इथाइन। आप इन दोनों को ऐड कर दो, आपका क्या होगा एल्कीन सीरीज बन जाएगा। तो अब आप देखो इसमें कितना है कार्बन 1 2 3 4। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है एट लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन फॉर एल्कीन सीरीज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो ध्यान रखना एल्कीन सीरीज के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए 4, बिना 4 कार्बन के, अर्थात 1 2 और 3 कार्बन पर आपका एल्कीन सीरीज पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास ये इसका मेन क्वेश्चन हुआ। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है थर्ड मेंबर ऑफ, क्या पूछा जाएगा थर्ड मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज। आपको एल्कीन सीरीज का थर्ड मेंबर बताना है।
तो इसका थर्ड मेंबर, तो आपको पता है फर्स्ट मेंबर के लिए n की वैल्यू क्या होगी 4, तो बताओ सेकंड मेंबर के लिए कितनी होगी 5, तो बताओ फिर सिक्स मेंबर के लिए कितनी होगी 6, तो इसका जो इसका जो थर्ड मेंबर होगा उसके लिए कितनी होगी n की वैल्यू 6। तो ध्यान रखें एल्किन आयन सीरीज के थर्ड मेंबर के लिए नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए 6 चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा C6H, 6 2 जा 12, 12 में से 4 गए तो क्या हो जाएगा 8, ये इसका थर्ड मेंबर हो जाएगा। अगर आप इनको बनाना चाहो तो बहुत सिंपल है, मैं आपको सिखा दूं। तो देखो आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH और H, आपके पास ये इन है ये आयन है, आप इन दोनों को ऐड कर दो, ये ऐड हो गया, ये इसका फर्स्ट मेंबर हो गया। अगर आप इसका सेकंड मेंबर बनाना चाहते हो तो बीच में क्या करोगे एक CH2 ऐड कर दो, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5। अब आप इसका थर्ड मेंबर बनाना चाहते हो तो क्या करो एक CH2 और ऐड कर दो, जिसका थर्ड मेंबर हो गया। अब देखो कितने होंगे 1 2 3 4 5 6। अगर आप फोर्थ मेंबर बनाना चाहते हो तो एक कार्बन और ऐड कर दो, इस तरह से कार्बन ऐड करते चले जाओ, ये एल्काइन सीरीज आपकी आगे बढ़ती चली जाएगी। अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, इन द फॉलोइंग पेयर विच इज होमोलोगस। मैं आपको कुछ पेयर लिखूंगा, आपको इन पेयर में पता करना है कि कौन सा होमोलोगस है। तो देखिएगा फर्स्ट मैंने पहला लिखा है 1 ब्यूटेनॉल एंड 2 ब्यूटेनॉल। दूसरा मैंने लिखा है इथेनॉल एंड क्या प्रोपेनॉल लिख देता हूं मैं, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनेल। और थर्ड में लिखता हूं एसिटिक एसिड एंड ब्यूटारिक एसिड। और फोर्थ में लिख देता हूं प्रोपेनॉल एंड इथाइल मिथाइल ईथर। आपको बताना है इन चारों में कौन होमोलोगस है। तो सिंपल सी बात है कि होमोलोगस वो होंगे जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होगा और जिनका जनरल फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है। तो देखो आपका सेकंड ऑप्शन तो इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसमें ओल और एल आ रहा है, अर्थात एक में एल्कोहल है और एक में एल्डिहाइड है। आपका फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया, क्यों? क्योंकि एक में एल्कोहल आ रहा है, एक में आपका ईथर आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब बचता है फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड में देखो आप 1 में है 1 ब्यूटेनॉल, इसमें 2 ब्यूटेनॉल, अर्थात यहां पर OH यहां पर है और दूसरे में OH यहां पर है। क्या ये दोनों स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है? नहीं, ये दोनों स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। हालांकि इनका जनरल फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। अगर जनरल फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, तो उनको हम क्या बोलेंगे आइसोमर्स। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के आइसोमर्स है, तो ये भी आपका गलत है। तो बताओ कौन सा आंसर होगा? थर्ड। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड ब्यूटारिक एसिड दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, कौन सा? COOH, लेकिन दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है और दोनों में नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंस भी है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? थर्ड। इसी के साथ आपका ये होमोलोगस सीरीज जो है वो कंप्लीट होती है। अब इसमें हम एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, वो पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप। आपकी होमोलोगस सीरीज कंप्लीट हो गई थी, इसमें हम अब एक फंक्शनल ग्रुप और पढ़ते हैं। हालांकि मैंने भी आपको बताएं ये सारे फंक्शनल ग्रुप थे, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, एस्टर। अब एक फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं है, सिंपल भाषा में मैं समझाऊं, जैसे ये चेन है, ये कौन सी चेन है? कार्बन की चेन है। इस कार्बन की चेन पर मैंने यहाँ क्या लगा दिया? COOH लगा दिया। देखो ये कार्बन की चेन थी, इसकी प्रॉपर्टी अलग थी। जैसे मैंने इस पर COOH ग्रुप लगाया, इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई? चेंज हो गई। सही चीज आपका क्या कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप, अब आप देखो COOH क्या है? एक ग्रुप ऑफ एटम है। ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है या अकेला एटम भी हो सकता है, जो इस चेन के अंदर या इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसको क्या कर रहा है? डिफरेंट कर रहा है। ये चीज क्या कहलाते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। तो सिंपल भाषा में इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? तो मैं आपको समझा दूं सिंपल, एटम और
group of atom which joined by कार्बन चेन, मतलब आपका एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो आपकी कार्बन चेन के साथ जुड़ता है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, मतलब जो भी आपके आ रहा है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सिंपल भाषा में समझे तो आपकी कार्बन चेन के साथ में कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो अटैच हो रहा है वो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अभी मैंने आपको होमोलोगस सीरीज में जितने भी एग्जाम्पल लिए थे वो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप में काउंट होते हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर। अब मैं अब यहां से एक क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को। मेरा क्वेश्चन है ये, इसमें आपको फाइंड आउट नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप पता करना है। क्या पता करना है, फाइंड आउट नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आप इसमें बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। तो देखो एक फंक्शनल ग्रुप तो ये हुआ, कौन सा, एल्डिहाइड। एक फंक्शनल ग्रुप ये हुआ, कौन सा, कीटोन। एक फंक्शनल ग्रुप ये हुआ, कौन सा, अल्कोहल। एक फंक्शनल ग्रुप ये हुआ, कौन सा, एसिड। तो बताओ इसमें पूरी चेन में, मतलब इस पूरे कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप होंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ टोटल फंक्शनल ग्रुप कितने होंगे, 4। एक और मैं क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड करा देता हूं। ये आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है इन गिवन कंपाउंड विच फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट या एब्सेंट। मैं वही आपको 4 ऑप्शन दूंगा, आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो देखो पहला ऑप्शन आपका है कीटोन, दूसरा ऑप्शन आपका है एमाइड, तीसरा ऑप्शन आपका आता है एस्टर और चौथा ऑप्शन आपका आता है ईथर। आपको बताना इन चारों ऑप्शन में, अर्थात इन चारों फंक्शनल ग्रुप में से कौन सा फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं है। तो देखिएगा आप, कीटोन, ये तो कीटोन है। एमाइड, C डबल बॉन्ड NH2, एमाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड NH2, ये रहा एमाइड। एस्टर क्या होता है, एस्टर C डबल बॉन्ड O और यहां पर कोई भी R। तो आप देखो C डबल बॉन्ड OR, ये आपका क्या हो गया, एस्टर। जबकि ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, O इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, था CO और C, ये ईथर का फॉर्मूला होता है। क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप कहीं है, नहीं है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, 4। तो इसी के साथ आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको कुछ बताया और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराएं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पोर्शन समझ में आया होगा।